हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग है ना कैसे मतलब दो वेक्टर को ऐड करते हैं, कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं। अभी तो हम लोग वेक्टर में क्या कर रहे थे दोस्तों, अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे वेक्टर को पढ़ने के लिए। और कुछ और टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं बता देता हूँ आपको, एंगल बिटवीन टू वेक्टर बता देता हूँ मैं आपको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर या मोर देन टू वेक्टर हम लोग कैसे ऐड करते हैं, या फिर कैसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, इसके बाद वाला वो पार्ट होगा। तो पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं इसमें दोस्तों एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या पढ़ने वाले? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर सबसे पहला हम लोग का टॉपिक होगा इसमें कि हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे लेते हैं। देखो वेक्टर एक्चुअली वेक्टर जो कॉपी में आप जो ड्रॉ करते हो दोस्तों, ये एक एरो हेडेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो दो लाइन के बीच में तो आप एंगल किसी तरीके से ले सकते हो ना, बट यहाँ पे आपको किस तरीके से एंगल लेना उस पर हम लोग आपको डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो हम आपको क्या सिखाए थे दोस्तों कि वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरो हेडेड लाइन सेगमेंट से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेडेड लाइन सेगमेंट। मान लो कोई वेक्टर, ये ए वेक्टर है कोई, ठीक है, ये कोई ए वेक्टर है। अब देखो तो आप जानते हो कि ये एरो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। और इसको क्या बोलते हैं? टेल। क्या बोलते हैं इसको? टेल। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? मेरा ये डस्टर यहाँ है, चलो ठीक है, देखो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? टेल। तो याद रखिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर या तो टेल एंगल लेते। मान लो एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर बी है, इस तरीके से, ठीक है। देखो दोनों वेक्टर का टेल को मिला दो और जिससे जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल लो। और एंगल हमेशा छोटा वाला लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटा वाला। हालांकि तुम बड़ा वाला भी एंगल ले सकते हो, बट छोटा वाला आपके लिए फ्रेंडली ज्यादा है, समझे। तो आप छोटा वाला एंगल लेके काम करना, ठीक है। मान लो सम थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन में थीटा ही लेना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है? या तो टेल वाला एंगल ले लो, दोनों वेक्टर के टेल को मिलाओ और जो एंगल बन रहा है छोटा वाला एंगल ले लो। या नहीं तो क्या करो दोस्तों, आप हेड वाला एंगल ले लो। क्या ले लो? हेड। देखो ये दोनों के बीच में हेड वाला एंगल क्या होगा? देखो ये आपका कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है, ठीक है। और ए वेक्टर इस तरीके से ना, तो इस तरीके से होगा ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। अरे ए वेक्टर का एंगल इस तरह से है ना, इस तरह से। तो देखो इस दोनों के बीच का एंगल यही है ना, या तो ये याद रखिएगा ए और बी के बीच का एंगल या तो आप हेड ले सकते हैं या तो टेल ले सकते हैं। मतलब दो वेक्टर के बीच में जो एंगल लोगे, या तो आप हेड का एंगल ले लो या तो फिर आप टेल का एंगल ले लो। तो एंगल क्या होगा? या तो आप हेड वाला एंगल ले लो, हेड एंगल ले लो आप, एंगल, ठीक है। यानी तो क्या ले लो? टेल वाला एंगल ले लो, टेल एंगल, ठीक है। ऐसा मत करना दोस्तों कि मान लो एक वेक्टर, ये कोई ए वेक्टर इस तरीके से है और ये कोई बी वेक्टर, अच्छा ये अब दूसरा है, ठीक है। अब इसके इस एग्जांपल में नहीं है। मान लो दूसरा वेक्टर बी है, तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये दो वेक्टर के बीच का एंगल इसलिए नहीं होगा दोस्तों, देखो इसमें एक वेक्टर हेड है और दूसरा वेक्टर का टेल है ना। देखो बी वाले वेक्टर का टेल है इसमें, तो देखो आप एक वेक्टर हेड और टेल वाला एंगल ले रहे हैं। हेड और टेल वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं डिफाइन किया गया है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों? या तो टेल एंगल ले लो या तो फिर हेड एंगल ले लो। अच्छा वन मोर थिंग, छोटा सा एक और पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, वो क्या है दोस्तों? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो याद रखना, हम लोग वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं। ये सपोज करो कि यहाँ पे कोई इस तरीके से लिखा हुआ ए वेक्टर, ठीक है। इस ए वेक्टर को आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप इसको यहाँ से ऐसे पैरेलली शिफ्ट करा सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉपी में। अरे किसी वेक्टर कॉपी में आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं। ऐसे वेक्टर था, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ लिख सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कराओगे, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो इसको इस तरीके से, ए वेक्टर, ठीक है। यू कैन शिफ्ट एनी वेक्टर पैरेलली, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा ये तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ थ्योरेटिकल आपको चीज़ होता है। स्टार्टिंग में कुछ क्या होता है दोस्तों? थ्योरेटिकल चीज़ है आपके सामने, जो मतलब ये सब थ्योरेटिकल है, क्योंकि आगे जो लोग पढ़ेंगे उसके लिए ये सब पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
आगे मतलब आपको एडिशन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब सब्सट्रैक्शन पढ़ना है। तो देखो आगे वेक्टर के साथ खेलने के लिए ना ये सब भी छोटा छोटा सब बात है, ये सब छोटा छोटा सब बात है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप ये पहले शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इस तरीके से दिया हुआ, तो ये वेक्टर नहीं होगा, मतलब ये वाला एंगल नहीं होगा दोनों वेक्टर के बीच में। आपको हम क्या सिखाएं कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो वेक्टर ए है इस तरीके से, तो आप इस ए वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट लिनियरली भी लिख सकते हैं आप, ऐसे उठा करके डायरेक्ट पीछे कर लिया, ये वेक्टर ए। कॉपी में अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत नहीं होगा, कॉपी में अगर ऐसे लिखोगे तो आप ये गलत नहीं, ठीक है। अब आइए इस टॉपिक पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखो यहाँ पे तो टेल टेल है, यहाँ पे हेड हेड। अब देखो इस दोनों के बीच अगर एंगल चाहिए आपको, क्या चाहिए, अगर एंगल चाहिए तो कैसे लेंगे एंगल दोस्तों, एंगल लेने का तरीका देख लो। आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे पैरेलल शिफ्ट करा सकते हो, ठीक है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी वेक्टर अपना ऐसे है, ठीक है, और ए वेक्टर को इस तरह से पैरेलल शिफ्ट कर लो। अब देखो टेल टेल के बीच का एंगल हो गया ना, तो ये एंगल हुआ आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा। ये वाला थीटा नहीं हुआ, ठीक है। कौन सा वाला थीटा हुआ दोस्तों, ये वाला, ठीक है। हमेशा कौन सा एंगल लेते हैं, टेल टेल वाला। कैसा लेते हैं दोस्तों, टेल टेल वाला। तो छोटा छोटा सा बात बता दो, मान लो एक वेक्टर इस तरीके से है आपका, कुछ ले लो पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से है दोस्तों, क्यू वेक्टर, ठीक है। अब मान लो एंगल बिटवीन ये आपको दिया हुआ है 53 डिग्री, कितना दे रखा है 53 डिग्री, ये एग्जाम्पल है। तो बताओ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वेक्टर कितना होगा, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वेक्टर कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो तरीका क्या होगा, आपको मैं क्या सिखाऊं, हमेशा टेल टेल वाला एंगल लेते हैं। कौन सा वाला एंगल लेते हैं, टेल टेल वाला। तो तरीका क्या होगा, इस वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर दो, इधर मैं ब्लू पेन से कर लेता हूँ, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लो। तो पैरेलली शिफ्ट करोगे तो इसी तरह से तो शिफ्ट होगा, इसी लाइन पे आएगा ना, इधर आ गया ये वेक्टर पी वेक्टर। अब ये वाला ही एंगल क्या हो आपका, टेल टेल। देखो इस वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर पी का भी टेल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 53। 180 माइनस 53 कितना होता है, 180 माइनस 53, बताओ 127 होगा। ये चेक कर लेना कितना होता है, आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू पी एंड क्यू कितना होगा 127, ना कि 53 डिग्री। 53 डिग्री मत लेना बेटा, पाप लगेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर जैसे सपोज करो एक वेक्टर इस तरीके से आपका, दूसरा वेक्टर इस तरीके से है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और आपको दिया हुआ ये 90 डिग्री। तो बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो बोल दोगे 90, क्योंकि टेल टेल हो या फिर हेड हेड हो, आप दोनों में से दोनों एंगल बिटवीन टू वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। और वन मोर थिंग क्या याद रखना, हमेशा छोटा वाला एंगल लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटा वाला एंगल। या फिर मैं एक पॉइंट को ही लिखा देता हूँ दोस्तों, कहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर है ना, हमेशा लेस देन कितना लो 180 ले लो, कितना ले लो 180। इसलिए मैं लिख, देखो आप ग्रेटर देन 180 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट लेस देन 180 लोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक है। बाकी सब तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब जो हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ वेक्टर है, क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखो वेक्टर का बहुत सारा टाइप हो सकता है, जरूरी नहीं कितना ही टाइप होगा, इससे भी ज़्यादा हो सकता है टाइप, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए, जब भी ये टर्मिनोलॉजी आ जाए तो इसका क्या मतलब है, ये आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी इस तरह कुछ टर्मिनोलॉजी आए तो इसका क्या मतलब है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। देखो पहला क्या है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर उसको कहते हैं दोस्तों जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। कहीं पर जीरो वेक्टर आया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। क्या होगा, कहीं भी जीरो वेक्टर आया या टर्म्स आया जीरो वेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम लोग समझ आएंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो। तो याद रखिएगा जीरो वेक्टर जो होता है दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड बराबर जीरो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जीरो वेक्टर, जीरो पे वेक्टर डालो, चाहे जीरो पे क्या डालो, एरो डालो, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, देखो दोस्तों, दो वेक्टर का सम में मतलब कभी भी सब्सट्रैक्शन कभी स्केलर नहीं हो सकता है। मतलब देखो अगर मान लो दो वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या फिर एडिशन कर रहे हो, डायरेक्शन है ना, तो जो रिजल्ट आना चाहिए आपका वो भी डायरेक्शन वाला आना चाहिए ना। जैसे सपोज करो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, ठीक है, अगर आप जीरो लिखते हो तो ये गलत है। अरे वेक्टर ए में वेक्टर ए को घटा दो, जीरो लिखोगे तो गलत है। ये एक्चुअली जीरो नहीं होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए बराबर लिखाएगा आपका जीरो वेक्टर।
क्या लिखाएगा आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर पढ़ने का मतलब और कुछ इसका मतलब नहीं है। अरे किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड जीरो मतलब क्या हुआ यार, फिर पढ़ क्यों रहा है अगर मैग्नीट्यूड जीरो है। अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो फिर मतलब ही कुछ नहीं बनता उसका। तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड जीरो इसलिए हम लोग जीरो वेक्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे और रिजल्टेंट मान लो सपोज करो जीरो आया तो आप वहाँ पे जीरो लिखोगे तो वो गलत होगा, आपको वहाँ पे जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा। जैसे सिंपल अलजेब्रा में जैसे आपका नंबर जैसे मान लो जीरो का जो काम होता है उसी तरह वेक्टर अलजेब्रा में जीरो वेक्टर का काम होता है। ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रा में जीरो का क्या काम है, किसी से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो करेगा उसको। ठीक है, अगर किसी से अगर सपोज करो किसी से माइनस हो गया तो सेम टू सेम रहेगा। अरे जीरो वेक्टर यही काम होता है ना। उसी तरह वेक्टर अलजेब्रा में भी जीरो वेक्टर का वही काम होता है जो सिंपल अलजेब्रा में जीरो का काम होता है दोस्तों। ठीक है, सेम टू सेम। बट यहाँ पे क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जीरो नहीं पढ़ोगे आप, जीरो वेक्टर पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे, क्योंकि डायरेक्शन वाला खेल है ना इसमें, डायरेक्शन। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होता है ना दोस्तों वो कोई भी एनी डायरेक्शन आप ले सकते हैं जीरो वेक्टर का, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। अरे मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो कोई भी डायरेक्शन ले लो भाई, क्या फर्क पड़ता है आपको। अगर मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो कोई भी डायरेक्शन ले लो। तो याद रखिएगा एनी डायरेक्शन हो सकता है इसका, एनी डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर ये हो गया। यूनिट वेक्टर इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप इसका ये समझ लीजिए, डिफिनेशन समझ लीजिए। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, नाम से पता चला यूनिट मतलब वन, वेक्टर मतलब वन, वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड जिसका वन होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इसको क्या कहेंगे, वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर है ना, विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और इसको डिनोट करते हैं दोस्तों इस तरीके से, मान लो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना तो एक कैप होगा। क्या होगा, एक कैप, कैप से डिनोट करते हैं इसको, एरो नहीं देते। यूनिट वेक्टर किससे डिनोट करेंगे, कैप से। जो मान लो कैसे आपका मान लो पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर डालना है तो पी कैप होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। फिलहाल आपके लिए यहाँ पे क्या जरूरी है दोस्तों कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, और नोटेशन में क्या आता है, इसमें कैप आता है। आगे इसको पढ़ेंगे। आप फिलहाल यहाँ पे क्या जानो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। ठीक है, तीसरा है पोजीशन वेक्टर। क्या है तीसरा, पोजीशन। जो वेक्टर किसी पॉइंट का आपको क्या बता दे, पोजीशन बता दे, उस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसको भी एडिशन के बाद ही इसको भी हम लेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग चलो नोटेशन पे नहीं जाते। अब फिलहाल टाइप सुन लीजिए आप यहाँ पे। अगला क्या है दोस्तों, कोलिनियर वेक्टर। क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जो सेम लाइन पर होता है ना। मान लो वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा सपोज करो वेक्टर सी है, तो ये तीनों एक ही लाइन में है ना, इसलिए कहलाता है कोलिनियर वेक्टर। क्या कहलाता है, कोलिनियर वेक्टर। अगला है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब सेम प्लेन वाला वेक्टर। मान लो बहुत सारे 3-4 वेक्टर एक ही प्लेन में है। क्या है, एक ही प्लेन में है, तो वो क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे सपोज करो एक वेक्टर ऐसे है आपका, ठीक है, ऐसे एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे है, ठीक है दोस्तों, और तीसरा वेक्टर ऐसे है। तीनों एक ही प्लेन में है ना, तीनों एक प्लेन में है कि नहीं। अरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीनों है ना, इस तीनों को देखो, तीनों एक प्लेन में, तो इसको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अगर मान लो एक वेक्टर इस तरीके से होता है तो देखो अभी एक प्लेन में नहीं ना हुआ। प्लेन मतलब प्लेन इसको कहते हैं यार, इस तरह के मतलब इंटरफेस को क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। ठीक है, एक प्लेन में अगर मान लो इस तरह से हुआ तो एक प्लेन में नहीं है। तो याद रखिएगा कोप्लेनर वेक्टर इसको कहते हैं जो एक प्लेन में होता है। क्या होता है, इसका कंडीशंस होता है, आप आगे देखोगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। लाइक वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम होता है उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर। क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम। क्या कहलाएगा, लाइक वेक्टर। डायरेक्शन सेम हो तो क्या कहलाएगा, लाइक वेक्टर। अच्छा, अनलाइक वेक्टर किसको कहेंगे दोस्तों, जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है उसको क्या कहते हैं, अनलाइक वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, क्या कहलाएगा, अनलाइक वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहेंगे, अगर मान लो कोई वेक्टर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आगे पढ़ोगे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि अभी बस हम लोग डिफिनेशन ले रहे हैं। अगला है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब है वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। मान लो बहुत सारा वेक्टर है जिसका टेल एक ही पॉइंट पे है। इनिशियल पॉइंट मतलब टेल पॉइंट ना। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है ना, मान लो तीसरा वेक्टर सी है। देखो इसका इनिशियल पॉइंट सेम है ना, इसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर या कंकरेंट वेक्टर भी कहते हैं इसको। तो क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर ये मेनली आप फोर्थ सोर्स में आता है। मान लो कोई पॉइंट पे मान लो एक इधर से मान लो
मान लो आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, कितना लगा रहे हो, इस तरह से ले लो। मान लो इधर से कोई इसको लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब मान लो इधर कोई लगा रहा है इसको 2 न्यूटन का फोर्स, इस पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट में कोई इधर लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। मान लो इस पॉइंट में कोई इधर लगा रहा है 7 न्यूटन का फोर्स। देखो जितना ही इस फोर्स का होता है वेक्टर, तो ये सारा वेक्टर और सारा का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है ना, क्या है, सेम है। तो इसको बोलेंगे इस चारों वेक्टर को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर है। क्या है ये, को इनिशियल वेक्टर। आपको बस यहाँ पे ये डिफिनेशन खाली जानना था, ठीक है। इसलिए जानिए, इसमें से कुछ वेक्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर आगे पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे आगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा लार्ज वे मिलेंगे। और जीरो वेक्टर के बारे में कुछ नहीं सोचना है। जीरो वेक्टर के बारे में बस इतना ही सोचो, जो सिंपल अलजेब्रा में जीरो का काम होता है वही वेक्टर अलजेब्रा में जीरो वेक्टर का काम होता है। सिंपल अलजेब्रा में जीरो का काम क्या होता है, वो किसी नंबर से अगर ऐड होता है, अगर वो किसी नंबर से अगर ऐड करोगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह जीरो वेक्टर वाले के भी केस में अगर जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर से ऐड कर दोगे तो उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेक्टर को जीरो बना देगा, जीरो वेक्टर बनाएगा। क्या बनाएगा, जीरो वेक्टर। जैसे नंबर में आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनाता है, उसको जीरो बनाता है। उसी तरह जीरो वेक्टर में जाओगे तो जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा रिजल्ट को क्या बनाएगा, जीरो वेक्टर। क्या बना देगा, जीरो वेक्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हुआ ही नहीं हुआ, अच्छा एक बात फिर सुन लो, एक बात अच्छे से सुन लो भाई। हो सकता है कि स्टार्टिंग में चैप्टर थोड़ा सा आपको मिसमैच लगना स्टार्ट हो, क्योंकि आप डायरेक्शन पहली बार पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है, बट यकीन मानो एट द एंड, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आखिर सर का बात है आपसे, ठीक है। मगर यही है कि दोस्तों आप अच्छे से लेक्चर देखो, थ्रोली पूरा का पूरा लेक्चर देखिए, ठीक है। और लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करवाएंगे तो वो प्रैक्टिस जरूर करना प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर फिजिक्स पढ़ना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि फिजिक्स में मेन क्या होता है, न्यूमेरिकल्स का गेम। किसका गेम होता है, न्यूमेरिकल्स का। इसलिए न्यूमेरिकल्स आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, नोट डाउन कर लो दोस्तों। अगला जो पॉइंट होगा हम लोग का वो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर होगा। क्या होगा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, उसका काम करने वाले हैं। तो अच्छा, 2 वेक्टर को ऐड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर सिंपल आर वेक्टर इस तरह से डिनोट कर सकते हैं आप इसको। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ वेक्टर। क्या होता है, सम एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों लिख सकते हो। सम ऑफ वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, सम ऑफ 2 वेक्टर और मोर वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो 2-3 वेक्टर है, आपको वेक्टर सी है प्लस वेक्टर डी है प्लस वेक्टर आर है, इस सब वेक्टर को सम करना है। वेक्टर आर मतलब आर के लिए तो रिजल्टेंट यूज़ करते हैं। मान लो वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी है, इसको सम करोगे तो कुछ नया वेक्टर आएगा ना, कुछ नया वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। तो या फिर आप आर वेक्टर इस तरीके से अगर लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसको क्या कहेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ोगे तो एक नया वेक्टर होगा ना, उसको बोलते हैं आर वेक्टर। क्या बोलेंगे, अरे यार सपोज करो कि मान लो इधर लगा 10 न्यूटन, कितना लगा 10 न्यूटन, और सपोज को इधर लगा 20 न्यूटन। अरे दोनों फोर्स है कि नहीं है, इस दोनों पे आपको अगर आप ऐड करोगे, इस दोनों को जोड़ोगे तो कुछ नया फोर्स आएगा ना, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स आर। और जो भी आएगा वही, उसी को क्या कहते हैं आप, मान लो ये F1 है और ये क्या है F2 है, उसी को क्या कहेंगे F1 प्लस F2 इन वेक्टर। आप ऐसा नहीं कर सकते 10 प्लस 20 30 न्यूटन, आर बराबर 30 न्यूटन, नहीं। हम पहले बता दिए वेक्टर में 10 प्लस 20 10 प्लस 20 आपका 30 नहीं होता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से बोलते हैं आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर, आई होप आपको अच्छे से बात क्लियर हो गया होगा रिजल्टेंट वेक्टर के बाद, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ने वाले, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एडिशन ऑफ वेक्टर। आ जाओ, किस पर आप आ जाओ, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जो पहला जो मेथड होगा वो ज्योमेट्रिकल मेथड होगा। ज्योमेट्रिकल मेथड आपको बस समझना है, यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल मेथड यूज नहीं करना, बट आपको समझ में आना चाहिए ज्योमेट्रिकल मेथड का क्या मतलब होता है। और आपको हम फॉर्मूला देंगे, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। तो आपको सारा का सारा काम एनालिटिकल मेथड से करना है। किससे करना है, एनालिटिकल मेथड से। बट ज्योमेट्रिकल मेथड में आपको समझाऊंगा, कहीं कहीं यूज भी होगा आपको, ठीक है। बट ये मत सोचना कि सर ज्योमेट्रिकल मेथड कैसे करेंगे, कॉपी कलम पे ये सब काम कैसे होगा, ये सब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। बट ज्योमेट्रिकल मेथड आपको याद पता होना चाहिए,
ज्योमेट्रिकल मेथड आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मैं एनालिटिकल मेथड आपको बताऊंगा। पहला क्या है इसमें, ज्योमेट्रिकल मेथड। जियोमेट्रिकल मेथड मतलब अरे कॉपी कलम पे जो खींचते हो यार उसको ज्योमेट्रिकल मेथड बोलेंगे। मतलब आप स्केल के मदद से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे इसमें। किसके मदद से, स्केल के मदद से आप क्या फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे आप इसमें, रिजल्टेंट फैक्टर, मतलब समेशन ऑफ टू वेक्टर। देखो तरीका क्या होता है, पहला इसमें है ट्रायंगल लॉ। पहला क्या है दोस्तों, ट्रायंगल लॉ फॉर टू वेक्टर। ये दो वेक्टर के लिए है, दो वेक्टर का समेशन बताता आपको। याद रखिएगा ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। जब आपके पास स्केल होगा, कंपास होगा, ठीक है, जो एंगल मेजर जो करते हैं वो होगा, ठीक है, तभी आप इस मेथड से रिजल्टेंट निकाल सकते हो दो वेक्टर का, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्रिकल में आप मतलब स्केलिंग कर करके सारा चीज़ निकालोगे, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। आप बस ये मेथड को जान लो। ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, आपको क्या कैसे क्या आता है सुनिएगा। एक पहला क्या ट्रायंगल लॉ, फर्स्ट हम लोग ट्रायंगल लॉ बताने लगे, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, ठीक है। मान लो कि दूसरा वेक्टर कोई आपका बी है, क्या है, बी। दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। आपको बोला कि इस दोनों का है ना, आप रिजल्टेंट निकालो, इस दोनों वेक्टर क्या निकालो, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको रिजल्टेंट फैक्टर निकालना, मतलब आपको क्या निकालना है, आर बराबर क्या निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे रिजल्टेंट का मतलब यही हुआ ना, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना, सब निकालना है दोनों का। तरीका क्या, ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आप क्या करो, पहला वेक्टर के हेड से, वेक्टर ए है पहला वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ो। देखो ये और दूसरा वेक्टर ये है ना, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो टेल से जोड़ दीजिए इसको, दूसरा वेक्टर के टेल से जोड़ दो, ठीक है। ट्रायंगल लॉ सुनिएगा, ट्रायंगल लॉ सुनिएगा। अच्छा वन मोर थिंग, इस सब वेक्टर को आप कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अरे कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिखाए थे वेक्टर को, फिर से ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज नहीं होगा, बट ये रूल आपको पता होना चाहिए। आपको कभी नहीं बोलेंगे कि भाई तुम इस वेक्टर को 50 न्यूटन को आप कॉपी में रिप्रेजेंट करो, नहीं बोला जाएगा। ये सब जब इंजीनियरिंग में जाओगे ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो वहाँ पे मेथड वेक्टर मेथड ही इजी होता है दोस्तों। अगर आप सिंपल मतलब एनालिटिकल मेथड में जाओगे, जो मेथड यहाँ पे सिखाऊंगा मैं आपको, वो मेथड आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये रूल पता होना चाहिए, ये रूल पता होगा तभी तो वहाँ पे जाके यूज़ करोगे आप, ठीक है। देखो फिर से सुनो ट्रायंगल लॉ, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को जोड़ दो, टेल को जोड़ दो। अब देखो रिजल्टेंट इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है दोस्तों, फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ो, हेड को जोड़ो, और हेड कहाँ पे दो, दूसरे वेक्टर के हेड के पास। तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये जो वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर, और इसका वैल्यू कितना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये है सिंपल, इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बन गया ना, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। इसी इतना सिंपल सा है, बस जो मैं स्टेटमेंट बोला हूँ वो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ क्या था, फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ो, टेल को जोड़ो, ठीक है, कनेक्ट टेल से करो। और देखो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो, वही क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, वही क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा इसका रिजल्टेंट वेक्टर का आपको मतलब डायरेक्शन किधर देना है, अपोजिट डायरेक्शन में देना। देखो ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो सी का जो डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इसके अपोजिट में। मतलब यहाँ देखो ये दोनों ऐसे चल रहा है ना, चल रहा कि नहीं चल रहा, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके अपोजिट में होगा। इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है, अपोजिट में होता है। क्या तो अपोजिट में। तो याद रखिएगा, सुन लो, जैसे मान लो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट ट्रायंगल लॉ, कनेक्ट, ठीक है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। देन कनेक्ट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, टू हेड ऑफ सेकंड
vector, head of second vector. This gives resultant vector, resultant vector. आपको ये स्टेटमेंट नहीं भी, अरे एज इट इज स्टेटमेंट नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, आपको एज इट इज स्टेटमेंट नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट मैं आपको जो समझाया वो आपको याद होना चाहिए। वैसे मैं आपको अभी मतलब ये खत्म नहीं हुआ, अभी मैं आपको और बताऊंगा इसमें बात, सब छोटा छोटा सा बात। अब देख लो, अब देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए, मान लो सपोज करो ये कोई वेक्टर स्मॉल ए है, ठीक है, और ये वेक्टर कोई मान लो स्मॉल बी है, ठीक है, तो इस दोनों को मिला दो, इस तरीके से मिला दो, ठीक है। ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर किस अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से देखो, अपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अरे देखो यार, ये इस तरह से है, ये इस तरीके से है, तो तीसरा वाला जो होगा इसके अपोजिट में होगा, किसमें होगा, अपोजिट वेक्टर में होगा, और ये क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ये होता है दोस्तों, ट्रायंगल लॉ आपका ये होता है। और भी देख लो, अगर मान लो आपका कोई इस तरीके से मान लो पी क्यू वेक्टर है, क्या है, पी क्यू वेक्टर। अरे यार इसका मतलब ये टेल पॉइंट पी है और हेड पॉइंट क्या है, क्यू है। मान लो यहाँ पे आपका इस तरह से मान लो कोई क्यू आर वेक्टर है, क्या है, क्यू आर वेक्टर है, ठीक है। देखो आप सुनो, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका, ये वाला पी आर वेक्टर ही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, पी आर वेक्टर ही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। और पी आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर और क्या, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा आपका, पी क्यू वेक्टर, प्लस ये वेक्टर कौन सा आपका, क्यू आर वेक्टर। एक चीज़ और सुनो, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सिर्फ मतलब जो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सिंबलेशन फॉर्म में पढ़ रहे हैं दोस्त, ऐसा नहीं, आपके सामने जब आएगा क्वेश्चन तो वो इजी फॉर्म में होगा, किसमें होगा, इजी। अभी तो सिंपल उम्बल है, तो आपसे पी आर क्यू ले रहे हैं सर, आप हर यहाँ पे तो ए लिए आप, और यहाँ पे आप दो टर्म ले लिए। अरे ना भाई, ऐसा नहीं किया, हम क्या कि इस पूरे को हम ए वेक्टर माने आप, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये पॉइंट एम होता और ये पॉइंट क्या होता है, एन होता, तो इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर एक को क्या बोल सकते थे आप, एम एन वेक्टर बोल सकते थे। मतलब टेल वाला पॉइंट पहले लिखेंगे, हेड वाला पॉइंट बाद में, ठीक है। मान लो यहाँ पे मान लो एम एन ओ, यहाँ पे ओ होता, तो देखो एन ओ को क्या बोल सकते थे आप, यहाँ पे एन ओ को क्या बोल सकते थे आप, सॉरी इस तरह से लिखो, बी वेक्टर को क्या बोल सकते थे आप, एन ओ वेक्टर, क्या बोल सकते थे, एन ओ वेक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो एम ओ वेक्टर बराबर क्या होता है आपका, एम एन वेक्टर प्लस एन ओ वेक्टर, एम एन वेक्टर प्लस एन ओ वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अरे ए बी सी मतलब ए क्या आपका पूरा ये वेक्टर रिप्रेजेंट ऐसे कर दिए थे, अब आप वेक्टर रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एम एन से कर रहे हैं, सिंपल सा बात है। अब आपको ज्योमेट्रिकल मतलब ये ट्रायंगल लॉ को बस याद रखना है कि ट्रायंगल लॉ में हम लोग कैसे ऐड करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल से, सेकंड वेक्टर के टेल से कनेक्ट करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा दोस्तों वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से, पहला वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से लाइन जोड़ दो, और एरो किधर डालना आपको, सेकंड वेक्टर के हेड के पास एरो डालना है दोस्तों, मतलब इन अपोजिट ऑर्डर में। और आपको क्या होगा दोस्तों, जो होगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर देगा, जो भी नया वेक्टर जो थर्ड वाला जो बना आपको क्या देगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर देगा, मतलब वेक्टर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर वो देगा आपको। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और भी देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कहीं भी लिखा हुआ पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। कहीं पर अगर ऐसा ऑप्शन में लिखा हो तो इसका आंसर होगा ये आपका पी आर वेक्टर, क्या होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, क्या होगा। अरे यार देखो, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या होगा, पी आर होगा ना। या फिर आप ऐसे समझो, आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको, पहले वाले का क्या ले लो आप, पहले वाले का पहला मतलब ये लो, इसमें दो है ना, पी क्यू है तो पहले वाले का पी लो, दूसरे वाले का क्या लो, लास्ट वाला आर लो, तो पी आर वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो पी आर वेक्टर होगा। जैसे मान लो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ए सी वेक्टर, क्या होगा, पहले वाले का क्या लिए हम लोग, फर्स्ट वाला लेटर, दूसरे वाले का सेकंड वाला लेटर। देखो इसको अगर ऐसे देखोगे आप जो इससे, तो देखो ए बी वेक्टर कुछ इस तरीके का है मान लो, ठीक है, और बी सी वेक्टर क्या होगा, यहीं से होगा, ये सी की तरफ हेड होगा, बी सी मतलब सी की तरफ होगा हेड होगा ना, ये सी वेक्टर हो गया। देखो तो ए सी वेक्टर यही हुआ ना आपका, और यही रिजल्टेंट है आपका ए सी वेक्टर,
ये ऐसी वेक्टर है ना, इस तरीके से। तो जब भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको मान लो इस तरीके से लिखा हुआ आपका सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर बराबर क्या होगा, सी का पहला लो, मतलब सी डी का पहला वाला सी लो और लास्ट वाला वेक्टर का ई लो, तो क्या होगा सी ई वैक्टर, सी ई वैक्टर। आप इस तरह से ट्रायंगल लॉ को डायरेक्ट बोल सकते हो। ये ट्रायंगल लॉ से ही मैं लिख रहा हूँ। किससे लिख रहा हूँ? ट्रायंगल लॉ से। फिर से सुनो, ये ज्योमेट्रिकल मेथड आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। अब इसको मैं बता देता हूँ कॉपी में कैसे निकालते हैं, कॉपी में कैसे निकालते हैं। अब देखो कॉपी में निकालने का तरीका सुन लो। आप कॉपी में स्केलिंग जानते हो, स्केलिंग करने में सीखा है। कॉपी में इस तरह ए बी वैक्टर को ड्रॉ करो, इसी तरह जो भी डायरेक्शन दिया उस तरीके से ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर अब बी सी वैक्टर को ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो इस दोनों पॉइंट को आप मिला दो, इस पर दोनों पॉइंट को मिला दो और इधर हेड दे दो, ठीक है। अब देखो इसका लेंथ निकाल लो, क्या निकालो, लेंथ निकाल लो। वहां से स्केलिंग करो तो आपको क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अबे स्केल होता है ना, स्केल से आप ये वेक्टर निकाल सकते हो, इस वेक्टर का लेंथ निकाल सकते हो ना। लेंथ अगर आ गया, लेंथ आ गया तो मतलब क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया आपको। अच्छा डायरेक्शन के लिए क्या है, डायरेक्शन तो इसका इधर है, तो एंगल सब डायरेक्शन में बता सकते हो। तो ज्योमेट्रिकल मेथड है, ये आपके लिए यूज नहीं होगा, बट इसका रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मेथड का रूल आपको पता होना चाहिए, ये यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आता है आपका, हम लोग डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। फिलहाल लिख लीजिए इसको फर्स्ट। देखिए हम लोग ट्रायंगल लॉ अच्छे से पढ़ लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल लॉ जो होता है वो ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर या समेशन ऑफ टू फैक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ जो होता है वो ज्योमेट्रिकल मेथड है। आपको मैं एनालिटिकल मेथड भी दूंगा, एनालिटिकल मेथड मतलब डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। आप उससे भी रिजल्टेंट निकाल सकते हो, बट फिलहाल मैं अभी किस पे बात करूँ, ज्योमेट्रिकल मेथड पे। तो ज्योमेट्रिकल मेथड पे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, आपका ट्रायंगल लॉ। एक और लॉ है आपका पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर। ये क्या बताता है, ये लॉ भी बताता है कि दो वेक्टर का समेशन का रिजल्टेंट क्या होगा। ये भी क्या कौन बताएगा, पैरेललोग्राम लॉ आपका, कि कैसे हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट। बट ज्योमेट्रिकल मेथड है, कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब ये हुआ कि आप स्केल लो, स्केल और मतलब कॉपी के मदद से आप बताओगे, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना आपको। स्केल के मदद से आप कॉपी में बैठ करके बताओगे कि कितना होगा दोनों वेक्टर का समेशन, ठीक है। कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना डायरेक्शन होगा, किसके हेल्प से बताओगे आप, कॉपी के हेल्प से, मतलब स्केल के हेल्प से आप। वैसे मैं आपको एनालिटिकल मेथड बताऊंगा, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है पैरेललोग्राम लॉ, होता क्या है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ में कैसे ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में कैसे ऐड करते हैं। चलो ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ पे आते हैं हम लोग। याद है आपको ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते थे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दोनों वेक्टर को टेल को एक साथ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एक साथ। जैसे यहाँ देखो, मान लो एक वेक्टर आपका ए इस तरीके से है, ठीक है, ए वेक्टर। मान लो कोई दूसरा वेक्टर बी इस तरीके से आपका, ठीक है, बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि इस दोनों वेक्टर के टेल को जोड़ दो। ये क्या आपका वेक्टर ए है, अरे पैरेलल शिफ्ट तो कर सकते हैं ना वेक्टर ए को, और ये क्या है वेक्टर बी, इस तरीके से वेक्टर बी, ठीक है। अब वो क्या बोलता है ये पैरेललोग्राम लॉ कि इस दोनों का एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाओ। क्या बनाओ, एक पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट साइड मानते हुए अगर पैरेललोग्राम बनाओगे तो यही बना पैरेललोग्राम आपका। क्या बोला पैरेललोग्राम लॉ कि जो भी दोनों वेक्टर को सम करना है, दोनों को टेल जोड़ो, ठीक है। उस दोनों को टेल जोड़ते हुए एडजेसेंट साइड मानी उस दोनों वेक्टर को, ठीक है। और उससे पूरा पैरेललोग्राम बनाओ। क्या बनाओ, क्या बनाइए, पैरेललोग्राम बनाइए। दिस इज पैरेललोग्राम, जिसमें आमने सामने का क्या होता है, साइड सेम होता है, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, प्राइमरी डायगोनल, देखो दो डायगोनल, एक तो ये वाला डायगोनल है, दूसरा ये वाला डायगोनल। तो प्राइमरी डायगोनल जो होगा इस दोनों का समेशन देगा। मतलब समेशन मतलब क्या, रिजल्टेंट आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड। व्हाट डू मीन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड,
कि सपोज करो एक वेक्टर आपको ये दिया, दूसरा वेक्टर ये दिया, आपको बोला इसका आप रिजल्टेंट बनाओ, तो क्या कीजिए, इस दोनों का एडजेसेंट साइड मानते हुए आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। क्या बना लीजिए? पैरेललोग्राम बना लीजिए। और उस पैरेललोग्राम का जो है ना डायगोनल को मेजर कर लो। किसको मेजर कर लो? डायगोनल को मेजर कर लो। इसका जो डायगोनल होगा ना वही क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा अपना। और डायरेक्शन के लिए ये वाला डायरेक्शन इसका, ठीक है। आई होप आपको पैरेललोग्राम समझ में आया होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा? ठीक है, स्टेटमेंट बता दीजिए। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट sides of parallelogram then primary diagonal of this parallelogram gives resultant vector gives ये स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम का। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। दिस इज व्हाट? पैरेललोग्राम लॉ। आई होप आपको पैरेललोग्राम भी समझ में आ गया होगा। ये फिर से सुनो, ये कौन सा मेथड है? ये है आपका दो वेक्टर को सम हम लोग कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड है। ये कौन सा मेथड है? ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होगा, आप ज्योमेट्री के हेल्प से आप वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे। वैसे इस तरह के प्रोसेस, इस तरह के मतलब मेथड को आप यूज़ करोगे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाकर के। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, कैसे पैरेललोग्राम की लॉ क्या होता है और ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, कहेंगे कंसेप्चुअली आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, स्टेटमेंट मतलब आप बस याद रखिए। और वन मोर थिंग, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर बहुत अटपटा चीज़ लग रहा है पढ़ने में, मत घबराओ यार। जब चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा यकीन मानिए, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे से देख रहे हो, ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। आप 90% से ऊपर क्वेश्चन भी कर लोगे, समझे? आप 90% से ऊपर क्वेश्चन भी कर लेंगे इसमें, मेरा वादा है आपसे। 100% नहीं यार, 100% फिजिक्स में 100% क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है। वैरायटी बहुत है ना फिजिक्स में, कोई भी ये नहीं बोल सकते वो फिजिक्स में सारा क्वेश्चन आता है, पॉसिबल ही नहीं है यार। किसी को फिजिक्स में सारा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। पर डे 1000 क्वेश्चन बनता होगा फिजिक्स में, कम से कम। अगर पूरे फिजिक्स का बात करें, नॉट 11 12, पर डे नया क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सो प्लीज़ आप कोई ये नहीं बोल सकता फिजिक्स में कि हमको सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई होप आपको ये पैरेललोग्राम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो को जाओ फिर से देखो, फिर भी दिक्कत हो रहा है तो हमसे पूछो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछो या जैसे पूछना आप पूछिए। एक और लॉ है, इसमें पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं उसको, पॉलीगॉन लॉ। सुनिए पॉलीगॉन लॉ क्या होता है। अभी तक हम लोग दो वेक्टर का सम कर रहे थे ना, कितना वेक्टर सम कर रहे थे? दो वेक्टर का। अगर मान लो दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर है आपके पास, दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर है, तो उसका सम कैसे करते हैं? ठीक है, मान लो 3-4 वेक्टर है, 4 वेक्टर है सपोज करो। मान लो एक ए वेक्टर है आपका, ठीक है, दूसरा सपोज करो बी वेक्टर है, बी वेक्टर है आपके पास, तीसरा सपोज करो आपके पास सी वेक्टर है, क्या सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरीके से आपके पास, ठीक है। अब क्या बोलता है पॉलीगॉन लॉ, अगर मान लो इस तीनों का सम करना है तो रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखोगे आप? रिजल्टेंट वेक्टर वाला यही लिखाएगा ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या? समेशन ऑफ वेक्टर, मतलब 3-4 वेक्टर। ये वेक्टर कभी फोर्स हो सकता है, कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। वेक्टर मतलब रिजल्टेंट मतलब नेट होता है, ठीक है। तो मान लो बहुत सारा वेक्टर एक पॉइंट पे लग रहा है, आप ऐसा समझो, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा इस सब का समेशन होगा। आर वेक्टर बराबर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। रिजल्टेंट का मतलब बस इतना ही होता है। ये सब टर्म्स में भी आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, जब क्वेश्चंस बनाओगे तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाओगे सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है? ये भी ज्योमेट्रिकल लॉ, ज्योमेट्रिकल मेथड है। कौन सा मेथड है? ये एनालिटिकल मेथड नहीं है, ये भी ज्योमेट्री की मदद से करूँगा मैं इसको।
ये लॉ आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ये लॉ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या बोलते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से, ये पहला वेक्टर था, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को जोड़ो आप, सेकंड वेक्टर के टेल को जोड़ो। अब बोला कि सेकंड वेक्टर के फिर हेड से थर्ड वेक्टर के टेल को जोड़ो। थर्ड वेक्टर ऐसे है तो ऐसे जोड़ो, ठीक है। ये तीनों को जोड़ दिए। जोड़ने का तरीका जैसे ट्रायंगल लॉ में जोड़ते थे हम लोग, फर्स्ट के हेड से सेकंड के टेल से, तो उसमें 2 ही वेक्टर था ना, इसमें 2 से अधिक होगा। तो अब इसमें क्या होगा, सेकंड वेक्टर के टेल से, सॉरी हेड से थर्ड वेक्टर के टेल को जोड़ो, फिर थर्ड, मान लो और भी वेक्टर है तो थर्ड वेक्टर के हेड से फिर चौथे वेक्टर के टेल को जोड़ो, इस तरह जोड़ो, ठीक है। अब उसके बाद सबको जोड़ दिए। अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर अगर निकालना है तो उसी तरह सेम मेथड, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सॉरी फर्स्ट वेक्टर का टेल, ये टेल है ना, टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ दो और एरो इधर दो, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। क्या है देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कनेक्ट है ना, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉमा ले लो, कॉमा हेड ऑफ सेकंड वेक्टर टेल ऑफ थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन इस तरह से चलते रहो। मान लो 2 से 3 से 4 5 8 10 वेक्टर है, इस तरह से चलते रहिए, ठीक है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, देन रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बताओगे इसमें, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, सुनिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, कनेक्ट है ना, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अच्छा देखो, इसका ऑर्डर क्या है, देखो ये ऐसे चल रहा है, देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, सी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। बट जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका डायरेक्शन ऐसे है, देखो ये तीनों वेक्टर ऐसे चल रहा है, और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे चल रहा है, ऐसे। तो ये है क्या कि देखो डायरेक्शन कनेक्ट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर, याद रखना, इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं कि ये एरो यहाँ पे डाल देना, नहीं, ये जो ऑर्डर चल रहा है इसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर में करना है आपको, इसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर में करना। चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग को, है ना। कुछ एग्जाम्पल ले लोगे, क्वेश्चन बनाओगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए आप, बट जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा ये मेथड आपको। जब आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे मान लो ये कुछ इस तरह से वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना, प्लस वेक्टर डी, ठीक है, प्लस वेक्टर ई, ठीक है। बोला कि रिजल्टेंट बताओ, इसका क्या बताओ, रिजल्टेंट क्या है, पहला वेक्टर ये है ना, टेल ऑफ दिस वेक्टर को कनेक्ट करो, क्या हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, इसको कनेक्ट करोगे, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, यही क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और जिसका वैल्यू क्या होगा आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। ये भी ज्योमेट्रिकल मेथड है। देखो ये एरो इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर में 2 बात होता है यार, ये भूलना मत। वेक्टर में 2 बात है, एक तो मैग्नीट्यूड, एक क्या है मैग्नीट्यूड, एक क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब जो आपको मान बताता है कि वेक्टर कितना है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, रिजल्टेंट, डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन तो एरो बता रहा है आपको, डायरेक्शन कौन बता रहा है, एरो। ये फिर से सुनो, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। क्या, कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल। आपको इस मेथड को यूज़ नहीं करना है, बस इस मेथड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए।
ये यूज़ नहीं करोगे इसका ये मतलब नहीं कि जरूरी नहीं है। इस मेथड का कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब इंजीनियरिंग में जाओगे फर्स्ट ईयर में आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ोगे तो ये सब यही सब चीज़ पढ़ना वहाँ पे। अब वहाँ पे एनालिटिकल मेथड यूज़ ही नहीं कर सकते, बहुत टफ हो जाएगा आपको। देखिए, और ये फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स में दो चीज़ होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर, देखो रिजल्टेंट वेक्टर ये सब एक ऑर्डर में चल रहा है। अब देखो ये जो आपका है रिजल्टेंट वेक्टर, देखो ये अपोजिट ऑर्डर में है ना, है नहीं। अच्छा चलो और भी देख लो एग्जांपल, जैसे देखो ए बी वेक्टर है कोई, उसी तरह मान लो बी सी वेक्टर है, उसी तरह मान लो सी डी वेक्टर है, उसी तरह मान लो डी ई वेक्टर है, क्या है डी ई वेक्टर, उसी तरह मान लो ई एफ वेक्टर है, ई एफ सॉरी ई तो यहाँ डाल दी एफ यहाँ, ठीक है। देखो ये वेक्टर कौन सा, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, तो रिजल्टेंट इस सारे वेक्टर क्या होगा, यही तो होगा ना रिजल्टेंट आपका, होगा कि नहीं होगा। ये कितना है ए एफ, देखो टेल से हेड पढ़ते हैं ना, ए एफ वेक्टर, तो आप यहाँ से बोल सकते हो ना ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, ई एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपको बोलो, ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर। कैसे लिखे, क्या अच्छे से क्लियर है ये बात। एफ ए नहीं लिखोगे, एफ ए लिखोगे इसका मतलब क्या हो गया, एफ ए लिखोगे तो मतलब ये जो एरो है ये यहाँ पे आएगा ना, एफ ए वेक्टर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए एफ वेक्टर। तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे मैं ट्रायंगल लॉ में भी आपको ये बात बताया था, फर्स्ट वेक्टर का पहला वाला लेटर और लास्ट वेक्टर का लास्ट वाला लेटर ले लो, यही है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये शायद लिख लिए होंगे आप लोग, देखो यहाँ पे मान लो इस तरह से लिखा हुआ है आपको, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या है, ऑप्शन दिया आपको 3-4 ठो, तो सिंपल सब फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट लेटर लो, लास्ट वेक्टर के लास्ट वाला लेटर लो, क्या ए सी हो गया, ए सी वेक्टर होगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे मान लो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए डी वेक्टर, फर्स्ट वाले लेटर का ए और लास्ट वाले लेटर का डी, ए डी वेक्टर। ये सब रिजल्टेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट वेक्टर में कुछ नाम हो सकता है ना भाई, जैसे ये एक वेक्टर का नाम क्या है, ए बी है कि नहीं, बी वेक्टर का नाम क्या है, बी सी है। उसी तरह यहाँ पे ए सी किसका है, आर वेक्टर का नाम है। डिफरेंट सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन। उसी तरह देखो ए सी हो गया, जैसे मान लो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, आपको ये वेक्टर का समेशन बोला कितना होगा, तो तरीका क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का पहला लेटर लो, लास्ट वेक्टर लास्ट लेटर लो, क्या हो गया, ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर। अच्छा सपोज करो और एग्जांपल देखो, अगर मान लो कि बहुत सारे फैक्टर जिसका आप सम कर रहे हैं, तो सम करने का तरीका ये पॉलीगॉन लॉ होता है। क्या होता है पॉलीगॉन लॉ, तो मान लो 3 वेक्टर आपके पास, एक वेक्टर ऐसे ए बी वेक्टर, दूसरा है आपका बी सी वेक्टर, ठीक है, और तीसरा है आपका सी ए वेक्टर, क्या है, सी ए वेक्टर। देखो तीनों एक ऑर्डर में है ना, तीनों एक ऑर्डर में है कि नहीं है, बोलो तीनों एक ऑर्डर में। तो तरीका क्या, फर्स्ट वेक्टर का टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ना है। अरे मान लो आपके पास 3 वेक्टर था, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर। अब तीनों को जब पॉलीगॉन लॉ लगाए, जब पॉलीगॉन लगाए तो वो इस तरीके का बन गया, पूरा क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का टेल से लास्ट वेक्टर का हेड से, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड एक ही जगह पर है ना, तो मतलब रिजल्टेंट 0। तो इस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट 0। और देखो यहाँ से आप लिख सकते हैं ऐसे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है, ठीक है। कहीं भी आप ऐसा लिख सकते हो। तो जब भी क्लोज पॉलीगॉन, वेक्टर पॉलीगॉन मतलब जब वेक्टर से पॉलीगॉन बनाओगे, अगर वो क्लोज बन जाता है, क्या बन जाता है, क्लोज। देखो यहाँ पे जैसे आप सारे वेक्टर से पॉलीगॉन बनाए, तो ये तो रिजल्टेंट था ना, खैर इसको हटा दो, ये पूरा पूरा बना, ये क्लोज नहीं ना बना, तो रिजल्टेंट यहाँ से हो जाएगा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड लास्ट वेक्टर,
ये रिजल्टेंट हो गया। मान लो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? जीरो। मतलब कि क्लोज पॉलीगॉन बन गया ना, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। उस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और देखो, जैसे आपका और देखिए, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, ठीक है, उसी तरह वेक्टर डी है, तो क्या हो जाएगा बोलो? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी क्या होगा? जीरो। आपको एज इट इज़ इसको याद रख लेना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा इसमें, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। जैसे और देखो, या फिर नेमिंग से ही ले लो, एक वेक्टर ले लो ऐसे, दूसरा वेक्टर ले लो ऐसे, तीसरा वेक्टर ले लो ऐसे, चौथा वेक्टर ले लो ऐसे, पांचवा वेक्टर ले लो ऐसे, सब एक ऑर्डर में है। क्लोज पॉलीगॉन बन गया ना, एक ऑर्डर में क्लोज पॉलीगॉन बन गया। तो ये ए बी सी डी ई, तो देखो ए बी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। क्योंकि हम लोग जीरो नहीं लिखते हैं, हमको या एक बात फिर से बोल देता हूँ, दो वेक्टर का समेशन हमेशा वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली रिजल्टेंट जीरो आ गया ना, क्या गया? जीरो। तो जीरो ना लिख के क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर। क्योंकि जो सिंपल अलजेब्रा में आपका जीरो का काम होता है, वो वेक्टर अलजेब्रा में जीरो वेक्टर का काम होता है। इसको क्या लिखोगे? जीरो वेक्टर। कहीं पर जीरो लिखा होगा और जीरो वेक्टर लिखा होगा तो जीरो वेक्टर को टिक मारना। किसको मारना टिक? जीरो वेक्टर को। या कहीं पे जीरो लिखा भी रहता है ना, तो आप ये समझ लो कि उसका मतलब ये होता है कि वो जीरो वेक्टर का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? जीरो वेक्टर का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। या फिर ऐसा भी देख सकते हो, फर्स्ट वेक्टर का जो पहला लेटर है, लास्ट वेक्टर का जो लास्ट लेटर है, फर्स्ट वेक्टर का जो पहला लेटर है और लास्ट वेक्टर का जो लास्ट लेटर है, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का पहला लेटर और लास्ट वेक्टर का लास्ट लेटर अगर सेम होता है तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो याद रखिएगा, अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गया, क्या बन गया? क्लोज्ड पॉलीगॉन बना आपका वेक्टर में, क्या बना? क्लोज्ड पॉलीगॉन बना, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका? जीरो। क्लोज्ड पॉलीगॉन बना तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। फिर से एक बात समझिए, हो सकता है कि ये मेथड आपको थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा लग रहा होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यकीन मानिए आप अच्छे से जान जाओगे, धीरे धीरे इसको जब पढ़ोगे ना तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि आप पहली बार डायरेक्शन के साथ खेल रहे हो यार, डायरेक्शन के बारे में कभी आप पढ़े ही नहीं है, कभी आप किसी मैथमेटिक्स को डायरेक्शन के साथ पढ़े ही नहीं थे, पहली बार डायरेक्शन के साथ आप पढ़ रहे हो, ठीक है। एक दो लेक्चर आपको चाटू लग सकता है, बट यकीन मानिए ये टफ नहीं है। हो सकता है ज्योमेट्रिकल मेथड आपको थोड़ा सा टफ लगे, बट रियल में ये टफ है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको, इन रियलिटी ये टफ है ही नहीं। एक्चुअली में आपको टफ लगता होगा, मैं भी पता नहीं, बट इन रियलिटी ये टफ नहीं है। नोट डाउन करो फर्स्ट, ठीक है।